ओके दोस्तों, अब हम लोग ग्रेविटेशन के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, दैट इज कॉल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। नाउ एक्चुअल में देखा जाए जितना भी प्लैनेटरी बॉडीज है वो सबसे पहले केपलर का ऑब्जर्वेशन था, वो प्योर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते हैं। उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर बेसिकली इलिप्टिकल, जहां पे उन पाथ्स का जो हमारा फोकस होता है उस पर हमारा सन लाई करता है और प्लैनेट्स जो है उसके चारों तरफ हमारा गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, नाउ एक्चुअल में देखा जाए जो हमारा अर्थ है या फिर मार्स है, ये सारे के सारे प्रैक्टिकली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, यानी इनका जो इलिप्टिकल नेचर होता है वो काफी कम होता है। लेकिन वहीं पर अगर मर्क्यूरी देखा जाए या फिर अगर मान लो वेनस या नेपच्यून देखा जाए तो देयर पाथ आर हाईली इलिप्टिकल। ठीक है, तो उनमें जो हमारा सर्कुलर नेचर है वो काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। कोई नई बातें नहीं होंगे ज्यादा, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट हम सबसे पहले इलिप्स का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो इलिप्स जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ये हमारा फोकस है जिसका सेंटर जो है हमारा ओरिजिन है, जो हमारा सेंटर है वो हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस को काटता है ए डैश पे, और जो हमारा वाई एक्सिस को काटता है वो बी डैश में काटता है। ए डैश का लेंथ जो है वो बड़ा है, बी डैश का लेंथ जो है वो छोटा है। हम ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। तो ए डैश को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस जिसका लेंथ होता है हमारा 2a। ए को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और जो हमारा बी डैश होता है उसका लेंथ होता है 2b। ठीक है, और 2b को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, b को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जो दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है सम, उन दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। f1 और f2 हमारा फोकस है जिनका कोऑर्डिनेट्स हम देते हैं a,0 और -a,0 के सहारे। राइट, तो इनका कोऑर्डिनेट्स हम लिख रखे हैं। E को हम बोलते हैं उसका एसेंट्रिसिटी जिसका वैल्यू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा, एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा हमारा 0 से 1 के बीच में हमारा लाई करता है। अच्छा, ए का जो नियरर फोकस है वो डिस्टेंस होता है a इंटू 1 माइनस सी, और ए का जो फर्दर फोकस है वहां से उसका डिस्टेंस होता है a इंटू 1 प्लस सी। तो अगर मैं a का सम ऑफ द डिस्टेंस देखूं दैट कम्स आउट टू बी 2a, और इलिप्स के प्रॉपर्टी से वो हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा। तो कोई भी पॉइंट के लिए ले लो, pf1 प्लस pf2 जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 2a। तो इलिप्स का इतना बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा हम लोग दो स्पेशल केस के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। एक है हमारा e इक्वल्स टू 0 और दूसरा जो है वो है हमारा e इक्वल्स टू 1। अच्छा, e इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो सिंपली वी विल गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी b इक्वल्स टू a। तो ऑब्वियसली बात है b और a अगर होगा तो f1 and f2 converges at C, यानी जो हमारा इलिप्स का सेंटर है, the path becomes a circle. The path becomes a circle of a radius a. अगर E हमारा 0 होता है तो हमारा
वो एक स्पेशल केस है इलिप्स का जहां पर पाथ जो है वो हमारा बन जाता है सर्कल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, कैसे होगा? ई हमारा 0 है तो दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट देख लो, 0,0 बन जा रहा है, तो यहीं पर हमारा सेंटर पे वो दोनों हमारा कन्वर्ज कर जाएगा और रेडियस बनेगा हमारा ए। ऑन द अदर हैंड ई अगर हमारा 1 है तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमारा 1 होगा, तो बी जो हो जाएगा, साफ साफ ध्यान दो, वो हमारा बन जा रहा है 0। ठीक है, अच्छा ये वाला केस क्या है? F1 कन्वर्जेस एट A और F2 कन्वर्जेस एट A डैश। यानी फोकस जो है वो अगर मेजर एक्सिस के दोनों एंड पे चला जाएगा तो माइनर एक्सिस हमारा 0 बन जाएगा, path becomes a straight line of length 2a. Focus are at the end points of straight line। हमारा पाथ जो बन जाएगा वो सिंपली अगर हम ध्यान दें एक हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यही वाला पॉइंट है AF1, यही वाला पॉइंट है माइनस A डैश F2 और इसका लेंथ जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2a। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन जो है वो ध्यान देना है, इलिप्स का दो स्पेशल केस है, एक केस में जहां पर एसेंट्रिसिटी 0 है और दूसरे केस में जहां पर एसेंट्रिसिटी हमारा 1 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ट्रीटिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात जो हमें इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना है, यहां पर कहीं पर भी सर्कुलर मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो नेवर अप्लाई सेंट्रीपेटल फोर्स, नेवर अप्लाई centripetal force। The reason is pretty simple and straightforward। यहां पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सन रिमेन्स, हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं एट, अच्छा देखो सन के लिए जो प्लैनेट है, प्लैनेट के लिए वही सैटेलाइट है, तो मैं सन के बारे में यहां पर बातचीत कर रहा हूं, यानी स्टार्स और प्लैनेट को रिगार्डिंग बातचीत कर रहा हूं। प्लैनेट और सैटेलाइट में कुछ अलग नहीं होने वाला है, वो भावनाओं को समझ जाओ। सन रिमेन्स एट वन ऑफ द फोकस, प्लैनेट्स revolve around it in elliptical orbits। ठीक है, अच्छा सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमें एक बेनिफिट मिलता था, जो हमेशा प्लैनेट का जो सन से डिस्टेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट होता था। यहां पर डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, तो ये अगर हमारा इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, मेरा ड्राइंग तुम लोग जानते ही वो ऑसम है, तो सन हम लोगों का यहां पर एक फोकस में होगा और प्लैनेट जो है इसका चारों तरफ गोल गोल रिवॉल्व करेगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो ये वाले पॉइंट पे हमारा प्लैनेट जो है
वो सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो स्पीड यहां पर टेंजेंशियल ऐसा है मान लो, और यहां पर स्पीड ऐसा है. सो दिस इज द मिनिमम सेपरेशन गिवन बाय आर मीन एंड दिस इज द मैक्सिमम सेपरेशन गिवन बाय आर मैक्स. तो ये वाला जो पोजीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, द नियरेस्ट अप्रोच, और ये वाला पोजीशन को हम बोलते हैं एपोजी, यानी द फर्देस्ट अप्रोच. ठीक है. अच्छा, प्लैनेट चाहे कहीं पर भी हो, कैसा भी घूम रहा हो, जो हमारा फोर्स लग रहा है प्लैनेट के ऊपर वो हमेशा अर्थ के सेंटर के थ्रू पास करेगा. तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द अर्थ सन is equals to 0. That implies angular momentum जो होगा that will be conserved for the planet. ठीक है, about the center of the sun. और दूसरा mechanical energy, that is the gravitational potential energy plus kinetic energy will also remain conserved. हमारे हाथ में केवल यही दो हथियार होते हैं और इनके बेसिस में हम लोग सारे के सारे सवाल जो है वो हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में ध्यान देते हैं. लेट्स सी. ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी. ये हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है ना. ओके, मान लो इलिप्स है ये. इसके फोकस पे हमारा सन लाई करता है और मास कैपिटल M, और जो प्लैनेट है जिसका मास स्मॉल m है वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है. हमने इसका स्पेशल दो पोजीशन ड्रॉ किए हैं. एक है उसका एपोजी पोजीशन और दूसरा जो हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं उसका पेरिजी पोजीशन. ठीक है, तो R1 इज द पेरिजी एंड R2 इज द एपोजी. द मिनिमम एंड द मैक्सिमम सेपरेशन के बारे में हम लोगों ने बातचीत किए हैं. ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना है, R1 प्लस R2 जो है वो डेफिनेटली हमारा 2a के इक्वल है. तो प्लैनेट जब हमारा पेरिजी पोजीशन पे अप्रोच करता है तब हमारा वेलोसिटी है मान लो v1, और जब हम एपोजी पोजीशन पे लाई करता है तब वेलोसिटी है मान लो v2. तो सबसे पहले तो हमारा काम है v1 और v2 के वैल्यू निकालना. तो किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले वो ध्यान दो. सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो आर वेक्टर है यहां पर भी परपेंडिकुलर है और यहां पर भी परपेंडिकुलर है. सो m v1 r1 मस्ट बी इक्वल्स टू m v2 r2. यानी एक रिलेशन तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, v1 इंटू r1 दैट इज a इंटू 1 माइनस e. v1 into r1 that is equals to a into 1 minus e is equals to v2 into r2 that is equals to a into 1 plus e. So a gets cancelled, तो हम लिख सकते हैं v1 by v2 का जो वैल्यू होगा that will be 1 plus e by 1 minus e. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियसली v1 जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं v2 से ज्यादा होगा, यानी जब वो नजदीक होगा तब हमारा
स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा, जब दूर होगा डेफिनेटली उसका स्पीड जो होगा वो हमारा कम होगा। अच्छा, इसके अलावा और हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान दो, ये वाले पॉइंट का नेट एनर्जी दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m बाई R1 प्लस हाफ m V1 स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस GMM बाई R2 प्लस हाफ m इंटू V2 स्क्वायर। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो एक स्मॉल m तो काट के खुश हो जाओ, तो हमारे पास क्या आएगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2GM 1 बाई R1 दैट इज 1 बाई A इंटू 1 माइनस E माइनस 1 बाई R2 A इंटू 1 प्लस E। चलो अब हम लोग मान लो V1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो V2 को हम लिख सकते हैं क्या? V1 इंटू 1 माइनस E बाई 1 प्लस E। तो V1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2GM बाई A 1 बाई 1 माइनस E माइनस 1 बाई 1 प्लस E। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? V1 स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा चलो यहां पर अगर मैं मान लो 1 प्लस E का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस E का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस E का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं दैट विल बी 2GM अपॉन A, नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस E इंटू 1 प्लस E, तो 1 प्लस E माइनस 1 माइनस E, तो ऊपर जो आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 2E। सो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर आ जाएगा मेरे पास V1 स्क्वायर, और इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं 1 और E स्क्वायर तो कटेगा, 2E माइनस माइनस 2E दैट विल बी 4E बाई 1 प्लस E का होल स्क्वायर 4GM इंटू E बाई A इंटू 1 माइनस E इंटू 1 प्लस E। सो 4E कैंसल्ड, 1 प्लस E कैंसल्ड, तो हमारे पास V1 स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया दैट विल बी GM बाई A इंटू 1 प्लस E बाई 1 माइनस E। सो यहां से मेरे पास सबसे पहले मैंने निकाल लिया फॉर अ गिवन एसेंट्रिसिटी एंड गिवन सेमी मेजर एक्सिस जो हमारा V1 का वैल्यू होगा दैट विल बी अंडर रूट GM बाई A 1 प्लस E बाई 1 माइनस E। सो दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने यहां पर डिराइव कर दिए हैं। एंड सिमिलरली V2 जो होगा दैट विल बी नथिंग बट 1 माइनस E इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू V1। जब मैं इसको रूट के अंदर डालूंगा तो बनेगा 1 माइनस E स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 प्लस E स्क्वायर,
तो सिंपली हम लोगों का ये दोनों चीज इंटरचेंज हो जाएगा. दैट विल बी GM बाई A 1 माइनस E बाई 1 प्लस E. ये हमारा V1 और V2 इन दोनों का वैल्यू आएगा. ओके, नाउ तो अगर हम कोई भी पॉइंट पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकालना चाहें तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? लेट्स सी. कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, -GMM बाई R1 प्लस हाफ MV1 स्क्वायर ये मैं लिख सकता हूं. सो दोस्तों, इफ यू सी E जो आएगा -GMM बाई 2 टाइम्स A माइनस E अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर जो आ जाएगा वहां पर मेरे पास 2 आ जाएगा और यहां पर सब्सट्रैक्शन में जो आएगा वो आएगा ये. एंड साफ साफ ध्यान दो, ये हमारा 1 माइनस E है. तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एनर्जी इन द ऑर्बिट E is equals to -GMM upon 2A. ये हमारा टोटल एनर्जी होने वाला है. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आधे आधे का कोई फंडा जो है वो हमारे पास डेफिनेटली नहीं है. ऐसे आधे पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट की तरह ही होता है. उस चीज के ऊपर हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना है. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. रिमेंबर दिस. नाउ उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट, वो कितना आएगा मेरे पास? अच्छा, कोई भी एक पॉइंट पे निकाल लो, डजंट मैटर. L जो है दैट विल बी MV1 इंटू R1. एक पॉइंट पे निकाल दिया. सो दैट विल बी इक्वल्स टू MV1 दैट इज अंडर रूट GM बाई A रूट ओवर 1 प्लस E बाई 1 माइनस E इंटू R1 that is equals to A into 1 minus E. तो यहां पर तो हमारा A जो है वो अंदर आ जाएगा, अंडर रूट GMA. और यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर वी विल गेट अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर. तो हमारे पास E जो है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. तो 1 माइनस E स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी सिंपली B स्क्वायर बाई A स्क्वायर. सो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस E स्क्वायर विल बी सिंपली B अपॉन A. ये हमारे पास आ जाएगा. तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा L दैट विल बी इक्वल्स टू M अंडर रूट GMA इंटू B बाई A. तो L का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास MB इंटू अंडर रूट GM बाई A.
ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा that will be equals to mb into under root gm by a. That is extremely helpful in some cases. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान देना, टोटल एरिया ऑफ द इलिप्टिकल पाथ, ये हमें याद रखना है, that is equals to pi AP. The total area of the elliptical path is equals to pi AP. तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का जो बेसिक हमारा काम है वो हम लोगों ने सारे के सारे जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, इस पॉइंट का नाम दे दो A, ये वाला पॉइंट का नाम दे दो A डैश। हम जो निकालेंगे वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A एंड A डैश। इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? चलो पहले A को एनालाइज करते हैं, उसके बाद A डैश को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्स एट ए क्या होगा? GMM बाई R1 स्क्वायर, ये होगा। तो ये वाला पॉइंट पे जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा, ये वाला पॉइंट का जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा AC at A, that will be GM by this, and that will be nothing but V square by R1. That will be nothing but V square by R1. So GM by A square, सॉरी R1 लिख दिया, रो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी मैं R1 से कुछ और ही डिनोट किया था। इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A। तो V1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? A है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जो होगा वो V1 होगा, तो V1 का वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल दिए थे, दैट विल बी इक्वल्स टू GM बाई A इंटू 1 प्लस E by 1 minus E divided by rho A. Now GM is cancelled, A is cancelled, 1 minus E and 1 minus E is cancelled. So rho A के बारे में अगर मैं देखूं, ठीक है, एक कैंसिल होगा, सॉरी यार क्या कर रहा हूं, सॉरी फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक। एक कैंसिल होगा, तो रो ए का जो वैल्यू है उसके बारे में अगर मैं देखूं, दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। So this is equals to 1 minus E square, and 1 minus E square का वैल्यू हम जानते हैं B square by A square होता है, तो it will be B square by A, ठीक है। तो रो ए जो होगा that will be equals to B square by A। अच्छा, बाय द वे अगर मैं R1 और R2 के टर्म्स में निकालने जाऊं तो इन दैट केस क्या होगा? यहां पर ध्यान दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, GM बाई R1 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई रो ए, एंड V1 स्क्वायर का जो वैल्यू है
v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर बाई gm। तो रो ए का जो वैल्यू होगा, अच्छा v1 स्क्वायर जब मैं पुट करूंगा तो डेफिनेटली gm तो हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा हमारे पास, ध्यान देना, यहां पर बचेगा 1/a इंटू r1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस e, ये बचेगा, आगे ना। अच्छा 1 प्लस e बाई 1 माइनस e किसी चीज का वैल्यू है। अच्छा r1 कितना है, a बाई 1 माइनस e, और r2 कितना है, a इंटू 1 प्लस e। तो इसको मैं साफ साफ एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, रो एट a इज 1/a r1 स्क्वायर, और ये वाला जो रेशियो है इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं r2/r1। तो रो ए जो मेरे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा r1 r2, और नीचे a है, दैट इज नथिंग बट r1 प्लस r2। तो अगर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के टर्म्स में बात करें तो भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रो ए का वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए इज सिंपली r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। दैट्स द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा सिमिलरली फॉर a डैश में जो हमारा फोर्स एक्सीलरेशन होगा gm बाई r2 स्क्वायर, नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई रो एट a डैश। नाउ v2 का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, v2 का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो रो डैश विल बी v2 स्क्वायर बाई gm, तो वो तो कट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/a इंटू r2 स्क्वायर, और यहां पे अब हमारा उल्टा आएगा, यानी यहां पर आएगा 1 माइनस e 1 प्लस e। सो रो a डैश विल बी इक्वल्स टू 1/a r2 स्क्वायर r1 बाई r2। तो रो a डैश विल बी अगेन r1 r2 बाई r1 प्लस r2। दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ a एंड a डैश। समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, राइट। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एंड पॉइंट्स, ध्यान देना, हम लोग सर्कुलर पाथ को एज्यूम करते हुए, वहां पे जो सर्कुलर पाथ को एज्यूम करते हुए हम लोग एनर्जी का डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली जो उन पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम निकाल पाएंगे। वो कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है, वो तुम डेफिनेटली देख सकते हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एंड पॉइंट्स विल बी इक्वल्स टू b बाई a, सॉरी कितना गया है, b स्क्वायर बाई a, which can be also written as r1 r2 by r1 plus r2। ओके, तो ये एक स्पेशल केस है, इसको अगर याद रख सकते हो तो रख लो, ऐसे एज सच कोई डायरेक्ट जरूरत तो पड़ती नहीं है, राइट। अब हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं। ओके दोस्तों, वाया ऑब्जर्वेशन बहुत टाइम पहले, ठीक है, केपलर ने हमें प्लैनेट का जो मोशन होता है सन के चारों तरफ, उसके रिगार्डिंग हमें 3 लॉ दिया था। तो पहला लॉ जो था
दैट वॉज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है? सबसे पहले एकदम बेसिक बात बोला उसने, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा लॉ ऑफ एरिया। उसे क्या बोला? द रेडियस वेक्टर joining sun and the planet sweeps equal amount of area in equal time. The radius vector joining the sun and the planet sweeps equal amount of area in equal amount of time. मतलब ये है, मान लो उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट सॉरी, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में एक चीज लिखना भूल गया। सन एट वन फोकस, सन जो होगा वो हमारा एक फोकस में होगा, सॉरी। हाँ। अच्छा, तो सन हमारा फोकस में है और यहां पर हमारा प्लैनेट है। तो प्लैनेट और सन को जोड़ो। अगर यहां पर कोई जगह पर dt टाइम पे हमारा इतना एरिया वो स्वीप करता है, तो कहीं भी और अगर मैं यहां पर देखूं तो उतना ही टाइम dt पर अगर यहां पर एरिया E2 स्वीप करता है, ये अगर A1 है और ये अगर A2 है, तो उसने बोला A1 विल बी इक्वल्स टू A2। यानी इन शॉर्ट, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, dA by dt will be equals to constant. Okay. And now what's the proof? अच्छा, मान लो कोई भी जगह पे जो रेडियस वेक्टर है वो है r, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वो डेफिनेटली यहां से टेंजेंशियल होगा। मान लो dt टाइम पे ये एंगल स्वीप करता है d थीटा। dt टाइम पे ये एंगल जो स्वीप करता है वो है हमारा d थीटा। Therefore, जो हमारा dA होगा that will be equals to 1 by r square into d theta। ये हमारा सर्कुलर सेक्टर का एरिया होता है, हाफ r square d theta। So dA by dt कितना आ जाएगा? हाफ r square into d theta by dt, and that is nothing but a half r square into omega। So मेरे पास यहां से आ जाएगा dA by dt half omega r into r, and omega r is nothing but v
तो हाफ v इंटू आर। नाउ मल्टीप्लाई ऊपर एंड नीचे बाई m, तो dA बाई dt will be equals to mvr divided by 2m, और mvr is nothing but the angular momentum at an instant, that is L by 2m। हम लोगों ने पहले ही बातचीत कर चुके हैं, जो L होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, so this is constant, this is constant, so dA by dt जो है this is always constant। That is the proof of the second law, that is law of area। उसके बाद उसने हमें थर्ड लॉ दिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। उसे क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन the square of t of the planet around the sun is proportional to the cube of semi major axis of the पाथ। जो हमारा पाथ है इलिप्टिकल, उसका सेमी मेजर एक्सिस के साथ हमेशा हमारा प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसने ये बोला टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। अच्छा, जो हम लोगों ने एल का वैल्यू निकाले थे, याद करो, दैट केम आउट टू बी mb इंटू अंडर रूट जी एम बाई ए। ये हम लोगों ने वहां पर निकाले थे, राइट? सो dA बाई dt वो तो हमारा कांस्टेंट है, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी b बाई 2 अंडर रूट जी एम बाई ए। और क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो dA by dt can be simply the total area that is equals to pi AB divided by total time, that is the time period। So BB is cancelled, तो T जो आ जाएगा that will be 2 pi अंडर रूट ए क्यूब बाई जी एम, तो टी स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू ए क्यूब। ये हमारे पास आ चुका है। कोई भी इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हम लोगों ने पहले प्रूफ कर चुके थे, टी स्क्वायर वॉज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सर्कल वॉज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। सो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, 3 जो लॉज है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे प्रूफ्स है वो तुम्हारे सामने है, ठीक है? तो ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा लेट पढ़ाता हूं। रीजन ये है, जब तक इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में हम सब कुछ जान नहीं जाते हैं, तो तब हम लोगों को सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इसे प्रूफ करना पड़ता है। बाकी इलिप्स का जो जनरल प्रूफ है वो यहां पर तुम्हारे आंखों के सामने है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट एक और चीज है इसके रिगार्डिंग, वेलोसिटी गिवन
टू अ सैटेलाइट। थियोरेटिकली ये हमारा लास्ट चीज है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। ये हम डायरेक्टली मानेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई भी हमारे पास एक प्लेनेट है, ठीक है, ऑफ मास m एंड रेडियस r। मैं एक सैटेलाइट को प्लेस करना चाहता हूं, ठीक है, ऑफ रेडियस r। तो मैंने क्या किया, सैटेलाइट को पहले ऊपर तक ले गया, जो नॉर्मली जो करते हैं लॉन्च करने के लिए, पहले सैटेलाइट को रॉकेट के सहारे हम लोग एक पॉइंट पे जो हाइट हमें चाहिए वो हाइट तक ले जाते हैं, और उसके बाद उसको वहां से ऐसे इंपल्स लगाते हुए एक टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है v। अच्छा, बाय द वे इसका स्पेशल केस देख लो। जो हमारा v सर्कुलर होता है उसका वैल्यू कितना होता है, दैट वी नो, दैट इज इक्वल्स टू √gm/r। सर्कुलर मोशन करने के लिए ये हमारा वेलोसिटी होनी चाहिए, और जो हमारा v एस्केप होता है इसको हम लोग डिनोट करेंगे vc से। v एस्केप हम जानते हैं वो आता है √2gm/r, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। पहला वाला सिंपली सेंट्रीपिटल से निकाल दो, gmm/r², दैट विल बी इक्वल्स टू mv²/r, mvc²/r। और दूसरा वाला एस्केप के लिए हम टोटल एनर्जी को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो करेंगे, यानी -gmm/r प्लस हाफ mv एस्केप स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें इंफिनिटी पे पहुंचाना है। सो वहां पर उससे हम लोग v एस्केप जो है वो हमें मिल जाएगा। हम जो वेलोसिटी को इंपोर्ट किए हैं वो मान लो है v। तो सबसे पहला केस v विल बी इक्वल्स टू 0, यानी मैं वेलोसिटी ही देना भूल गया, तो ऑब्वियसली वो वहां पर जाएगा। वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं किया तो इसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अर्थ अब इसको अपने तरफ खींचेगा, तो सिंपल सी बात है, इट विल क्रैश ऑन अर्थ फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए ये अर्थ के ऊपर सीधा क्रैश कर जाएगा। दूसरा, v बिलोंग्स टू 0 to vc। अगर मैं ये वाला वेलोसिटी प्रोवाइड किया, यानी सर्कुलर वेलोसिटी से तो कम लेकिन जो हमारा 0 है उससे ज्यादा, तो तब क्या होगा, इट विल फॉलो एन इलिप्टिकल पाथ keeping it will follow an elliptical path keeping earth at further focus। अर्थ को फर्दर फोकस पे रखते हुए वो हमारा इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। मतलब ये जो हमारा आर होगा that will be the apogee position। अच्छा, ये वाला केस में it may eventually
crash on earth if जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है आर मीन उसके करस्पॉन्डिंग वो हमारा लेस देन रेडियस ऑफ द प्लैनेट हो, ठीक है, वो वाला पोजीशन पॉसिबिलिटी तो है। तीसरा, V is equals to VC अंडर रूट GM by R। ये वाले केस में क्या होगा? It will revolve. It will revolve in a circular orbit of a radius small r। अगर v को मैंने एग्जैक्टली vc दिया फिर तो सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा। फोर्थ, v जो हम प्रोवाइड किए हैं वो सर्कुलर से तो ज्यादा हो लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम हो। वो हमारा सर्कुलर वेलोसिटी से तो ज्यादा हो लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम हो। तो इन दैट केस क्या होगा? It will follow an elliptical path keeping Earth at near focus। अर्थ को वो नियर फोकस पे रखते हुए हमारा क्या करेगा? ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। तो यहां पर आर जो दिखाएगा तुम्हें दैट विल बी द पेरिजी पोजिशन। दैट विल बी द पेरिजी पोजिशन। अगला, V मैंने एग्जैक्टली V एस्केप जितना प्रोवाइड किया तो इन दैट केस क्या होगा? Will escape from Earth following a parabolic path। अगर हम एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा पाथ जो होगा वो हमारा पैराबोलिक होगा बट इवेंचुअली वो हमारा एस्केप कर जाएगा। एंड लास्ट केस, V अगर हम जो प्रोवाइड किए हैं वो ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ हो तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास इंफिनिटी में जाने के बाद भी वेलोसिटी बच जाएगा। So what will happen? Will escape from Earth following a hyperbolic path। तो कोई एक सैटेलाइट को हम लोग उसके ऑर्बिट पे ले जाके अगर एक सर्टेन वेलोसिटी देते हैं तो इन दैट केस हमारा वो वाले सैटेलाइट का मोशन क्या होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग सब कुछ यहां पर मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। विथ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट के रिगार्डिंग यानी नॉन सर्कुलर ऑर्बिट के रिगार्डिंग जितना भी हमारा थ्योरीज का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग सारे के सारे कर चुके हैं। एंड नाउ हम लोग अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी।